आज बच्चा लोग कम है। तो भाई जो माँ जो भी खाते रहोगी हमने वीडियो भेजी है, गई कहाँ? आज कितनी तारीख है? 30 है। आज 20 तारीख है ना, 20 फरवरी 20 फरवरी मुझे पता है। फायदे नहीं मिलते हैं। रिसेंट में अभी डाला था 20 तारीख से नहीं आएगा ना, वही तो हमें पता है। खाली 20 डालिएगा तभी आ जाएगा। आप 20 के सारे मंथ के आ जाएंगे। चलो स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो सबसे पहले। करो फटाफट। ये क्वेश्चन कैसे हो? और कल जब भी इससे पहले क्लास हुई थी तो मैंने बताया था, परसों जो क्लास हुई थी मैंने बताया था इसके बारे में। इस प्रकार से तुमको क्वेश्चन भी एक कराया। इसमें सबसे पहले ये देखो, मुझको दिया क्या है? मुझको दिया है ग्राउंड स्टेट पर हाइड्रोजन एटम है ना, उस हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी दी है। मेरे को टोटल एनर्जी दी है, आजा टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन। मैंने तुमसे क्या पूछा? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पूछी है और पोटेंशियल एनर्जी पूछी। तो ये क्वेश्चन आप कभी कर सकते हो जब आप लोगों को रिलेशन पता हो। अगर रिलेशन पता नहीं है तो कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने तुमसे कहा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन क्या होता है बताओ?
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? बोलो, पीछे बोलो, ये पीछे बोलो। रिलेशन क्या है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बराबर प्लस टू टोटल। अब देखो हमको क्या पता है, टोटल एनर्जी पता है, काइनेटिक निकालना है। तो क्या करना है सर? तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर ही तो टोटल एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अगर तुमको टोटल एनर्जी पता है, टोटल एनर्जी कितनी है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस से माइनस खत्म कर दिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब काइनेटिक तो आ गई, अब मेरे को क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है देखो, तो पोटेंशियल है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। 2 वैसे ही टोटल एनर्जी कितनी है? 13.6। 13.6 को गुणा करेंगे 13 दूनी 26, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस में था, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो क्या आई? पोटेंशियल एनर्जी वो माइनस में आई, माइनस का 27.2। और मैंने तुमसे बोला था सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों ही किसकी हो जाती है? दोनों नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव होती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो ये फार्मूला अगर पता है तभी आप, ये वाला फार्मूला पता है तुमको, तभी तुम लोग क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो भटकते रह जाओगे, पता नहीं क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसे उतार लेना। जैसे ये क्वेश्चन है, इसी की तरीका एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन बताओ कैसे होगा, जो ऊपर लिखा है। अच्छा, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मैंने पढ़ाई नहीं, बताया नहीं इसके बारे में, ठीक है। अभी बताऊंगा फिर मैं बता दूंगा, इसके बारे में बताया नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में बताया नहीं। तो मोबाइल में चार्जर, ठीक है। फिर इसके बाद बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान, आज बांग्लादेश से 23 वाले इंडिया पाकिस्तान आगे बढ़े। देखो सर जी, इसकी ये भी क्वेश्चन कराएंगे जब मैं आपको बता दूंगा कि तुम्हारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, तुम्हारी ग्राउंड स्टेट क्या है, ठीक है। कल मैंने तुम लोगों को लिए ये चीज पढ़ाई थी लास्ट टाइम पे, बिल्कुल मैंने कहा था किसी भी एनर्जी जो होती है, ठीक है, मैंने आपसे कहा था रेडियस का फार्मूला लिखवाया था। मुझे बच्चों मुझे बताओ सर, अगर कोई भी एटम है उसकी रेडियस का फार्मूला Rn इज इक्वल टू, बोलो 0.53, अगले n स्क्वायर अपॉन फिर एंगस्ट्रॉम, यही तो होता था। अगर मैं वेलोसिटी की बात करता था, वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? 2.2 इंटू 10 की पावर फिर z अपॉन n, z अपॉन। अच्छा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड लेता था वो किसके प्रोपोर्शनल होता था? एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल था। तो इस प्रकार से मैंने तुमको, अगर तुम्हें कोई एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक, ठीक है, एटॉमिक नंबर है।
एटॉमिक नंबर जैसे अलग अलग होता है, कार्बन का क्या होता है 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 1, ठीक है ऐसे। तो तुम अगर Z और N की वैल्यू रखोगे तो तुम किसी भी चीज की रेडियस बता सकते हो कि बताओ जहां पर वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या होगी। इसी प्रकार से उस इलेक्ट्रॉन की क्या बता सकते थे हम लोग, वेलोसिटी बता सकते थे, ठीक है। जब हम लोगों ने इनको सॉल्व किया था, इनको सॉल्व करने के बाद में मैंने लास्ट में तुम्हें निकलवाया था कि सर जो टोटल एनर्जी होगी, किसकी टोटल एनर्जी, मेरे पास में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास में काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा प्लस की होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस की होगी, टोटल एनर्जी हमेशा माइनस की होगी, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी आती है इसकी टोटल एनर्जी, उसका फार्मूला हो जाएगा टोटल एनर्जी का -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो जाता है। जहां Z क्या होता है, Z होता है एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, ठीक है, उस एटम का एटॉमिक नंबर। मैंने तुमसे कहा मान लो मेरे पास में ये न्यूक्लियस है, n बराबर 1 ये ऑर्बिट है, n बराबर 2 ये ऑर्बिट है, ये n बराबर 1, ये n बराबर 2। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 2 से कहां आता है, 1, 2 से कहां आता है, 2 से 1 में आएगा तो एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। एनर्जी का लॉस होगा तो वो एनर्जी कहां जाएगी, वो एनर्जी जो होगी वो फोटॉन्स के रूप में या वेव के रूप में कहां निकलेगी, बाहर, ठीक है, बाहर निकलती। तो ऐसे ही अगर मैं कहूं ये N2 है तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या मान ली, EN2, यहाँ 1 है तो यहाँ एनर्जी क्या मान ली, EN1। तुम जानते हो En का फार्मूला होता है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं En2 -En1 करूं, देखो यहाँ पर N2 है, N2 कर दिया, N1 है तो N1 कर दिया। दोनों में Z क्यों सेम रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ही एटम है, दोनों के लिए Z क्या रहेगा, सेम। अगर मैंने यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाला पहले लिख लिया और माइनस वाला बाद में लिख लिया, और जो कॉमन हुआ वो क्या हुआ 13.6 Z²। ये मेरा किसका फार्मूला आया, एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का। कौन सी एनर्जी, जो पहले यहां पर थी, जैसे मान लो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितनी हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितनी खत्म हुई, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर निकली, तो वो जो जितनी एनर्जी का लॉस हुआ, ठीक है, या जितनी एनर्जी की कमी आई, उसका फार्मूला ये है 13.6 Z² ब्रैकेट में 1/N1² माइनस 1/, ये याद नहीं करना है, ठीक है। हाँ अगले बढ़ते हैं, ये कुछ याद नहीं करना, ये हो गया। अब देखो बेटा E सबको पता है, E क्या होता है, HC, E/hc, वो h न्यू या फिर hc/लैम्डा। तो अगर मैं E बराबर hc/लैम्डा लिखा, ठीक है, hc/लैम्डा, भाई लॉस ऑफ एनर्जी मैंने यही तो लिखी थी, लॉस ऑफ एनर्जी En2 -En1। बेटा कल मैंने ये लिखवाया था एनर्जी Z²m(e⁴8ε0)² ठीक है, और मैंने कहा था याद नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें इतना पता होना चाहिए, हाँ ऐसा कुछ लिखवाया था। तो सर जी अगर मैं En2 करूंगा तो 1/N1², 1/N2², ठीक है, ये हो गया। अगर मैं यहाँ पर hc/लैम्डा है, सिर्फ 1/लैम्डा रहने दिया तो ये hc कहां जाएगी, नीचे। अगर hc नीचे जाएगी तो h⁴ हो गया, और साथ में क्या हो गया, c, साथ में c हो गया। तो बेटा ये जो पोर्शन है ये सब होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। कोई मुझे रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बताएगा, कल मैं बताया था 1.10⁻⁻⁰ पर मीटर, ठीक है, पर मीटर। तो बेटा देखो ये सब क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसका मान है r, ठीक है, r क्या हो गया, me⁴ 8h³ देखो इसमें ये सब चीज क्या है, कांस्टेंट, ना तो कभी c चेंज होगा, c क्या होता है
स्पीड ऑफ लाइट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर -34, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -31, ई तो पता ही है। इन सबकी वैल्यू जो रखी गई, इन सबकी वैल्यू रखी गई, तो जो मान आया वो क्या आया 1.0 इंटू पर मीटर। बात समझ आ रही है? जिसे तुम लोग अपनी भाषा में सिर्फ ये लिखना 1 × 10⁷ पर मीटर, ठीक है? नहीं तो और कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो यहां पर फार्मूला आया 1/λ, जो तुमको याद करना है, ये वाला फार्मूला जो याद करना है कि 1/λ = z²r 1/n1² - 1/। अब जरा इस बात को समझो, ये फार्मूला याद करना है और इस बात को समझो जरा गौर से। मेरे पास में ये न्यूक्लियस था, ये क्या है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है। इसे बोल दिया मैंने n = 1 और ये है सेकंड ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट ऊपर वाला। कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा बाउंड है, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट। कौन से इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा है, सेकंड के पास। सेकंड के एनर्जी क्या है, ज्यादा। जितना ऊपर होगा न्यूक्लियस से एनर्जी उतनी क्या होगी। अब सोचो, कोई एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन बेचारा यहां से यहां आया, यहां से यहां आया। अगर वो यहां से यहां आएगा, अगर वो यहां से यहां आएगा, तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है, क्या पूछा, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा ई, इससे पहले जो मैंने लिखा था z² r 1/n1² - 1/, ये लिखा है। अरे ये आर ही तो है बेटा, सॉरी डेल्टा नहीं, आर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। z² लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला देखो, ये लिखा हुआ अभी वहीं आ जाएगा, ये 13.6 z² 1/n1² - 1/n2²। कहां गया, यही पर, ठीक है। देखो हाँ, यहां पर रहा क्या, 13.6 z², साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बात सोचो, यहां एनर्जी ज्यादा, यहां एनर्जी, यहां से यहां आया तो लॉस इतना हुआ। जब लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा, तो एनर्जी किसके रूप में निकलेगी, फोटोन। फोटोन के रूप में क्यों निकल रही है, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है, मास का लॉस नहीं हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां होगा तब भी मास वही रहेगा, यहां आएगा तब भी मास, क्या मास का लॉस हुआ, नहीं। किसका लॉस हुआ, एनर्जी का लॉस होगा, तो एनर्जी निकलेगी तो किसके रूप में निकलेगी, क्योंकि फोटोन के अंदर मास नहीं होता। तो अगर जब यहां पर फोटॉन्स के रूप में बाहर निकली, जब फोटॉन्स के रूप में बाहर निकली, तुम जानते हो फोटॉन के लिए क्या निकालोगे, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ होता नहीं होता है। तो जब यहां से फोटॉन निकलेंगे तो उनकी लैम्डा कितनी होगी, तो उसके लिए फार्मूला है 1/λ z² r 1/n1² - 1/r। तुमको पता है, z तुमको पता है। अगर मैं हाइड्रोजन लूंगा तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, हाइड्रोजन लूंगा तो z की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, z की वैल्यू 1, ठीक। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिडबर्ग। r की वैल्यू सबको पता है, रिडबर्ग कांस्टेंट मैंने वैल्यू भी रख दी है, r की वैल्यू क्या हो जाती है, ठीक है। अगले वाले ये सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है तुम्हारे को, ठीक है। अब एक बात समझो बेटा, काफी सारे लेवल रहते हैं हाइड्रोजन के अंदर। एक होता है तुम्हारा ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट जहां पर n की वैल्यू 1 होती है। फिर आता है n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, 4, 5, 6, ऐसे कहां तक जाती है, इंफिनिटी तक, ऐसे इंफिनिटी तक। तो सबसे पहले देखो बेटा, अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं, जो एनर्जी का फार्मूला था, इससे पहले भी मैंने लिखवाया था, जो एनर्जी का nth ऑर्बिट के लिए था -13.6 z² n² इलेक्ट्रॉन
वोल्ट। ठीक है, ये किसका फार्मूला है? एनर्जी का। देखो कहां से ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ एटम। और ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी कि टोटल एनर्जी। इसीलिए किसमें है? माइनस में है, माइनस में। अब जरा तुम एक बात को जरा समझना, सर एनर्जी का फार्मूला ये हो गया, इसको समझो, सारा खेला यहां से हो जाएगा। देखो एक बात जरा इस पर जरा गौर देना बेटा, ऐसा है न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, जितना चाहो उतनी ऑर्बिट लगाओ, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, ऐसे थर्ड ऑर्बिट हो गया ये। अब समझो यहां जरा गौर करना कि लगभग ये वाला चैप्टर इसी से खत्म हो जाता है पूरा, इसी चीज से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां है, काइनेटिक एनर्जी होगी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी होगी पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी कैसे निकालेंगे? तो 1/2 mv²। वेलोसिटी कितनी होगी? तो वेलोसिटी का फार्मूला 2.2 × 10⁶, फिर Z/n हो गया। अच्छा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, वहां से हम लोग निकाल देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। पोटेंशियल अगर पूछेगा कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला क्या है, ठीक है। अच्छा एक क्या था तुम्हारा, रेडियस पूछ ली जाए तो रेडियस का तुम्हें पता था। अब एक बात समझो सर, यहां पर जो टोटल एनर्जी है, एक जो यहां टोटल एनर्जी है 2 वाले में, माइनस का 13.6, अगले बोलो Z²n² इलेक्ट्रॉन, सही है। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकंड ऑर्बिट, तो n की जगह क्या रखूंगा? 2 रखूंगा। अगर मैं इस वाले ऑर्बिट में आऊं, यहां पर आऊं, तो En1, यहां एनर्जी 13.6 Z², n की जगह 1 कर दूं, इलेक्ट्रॉन, सही है। अगर सोचो बेटा ये हाइड्रोजन होता, क्या होता? तो Z की जगह 1 रखता, तो यहां भी कुछ नहीं और यहां भी, यहां पर 2 का स्क्वायर। तो इसे बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट। जो न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर स्टेट होती है n = 1, या फिर इसको क्या बोल दो? ग्राउंड स्टेट। अब जरा सोचना, n = 1 और ये कौन सी हो गई? ग्राउंड स्टेट। n = 1 और ये हो गई ग्राउंड स्टेट। सर सोचो, ग्राउंड स्टेट जो तुम्हारी एनर्जी का फार्मूला था वो था -13.6, बोलो, इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अगर मैं न्यूक्लियस के जस्ट जो पास में स्टेट है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है चारों ओर, n = 1, अगर मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन एटम लिया, तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या होती है? 1। तो सिर्फ क्या रह गया? 13.6 n² इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यही तो आ गया। अरे बोलो, n की जगह अगर मैं 1 रखूं, n की जगह क्या रखूं? तो 1 का स्क्वायर, और 1 से भाग दोगे तो यही तो आ गया। ये कौन सा है? ग्राउंड स्टेट। अब देखो यहां पर जो एनर्जी होगी, अगर ये हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन है तो कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन, सही है। अब अगर मैं इसके बाद में इस वाले में देखा, सेकंड वाले में, n बराबर क्या हो गया? 2। n बराबर अगर मैं इसमें 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। और 4 को जब 13.6 से भाग दोगे तो आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन। ये तो भाग कर दो भैया, -13.6 की 4 से कर लेना, यही आएगा 3.4। इसका मतलब ये है यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी कितनी है? -3.40। बात समझ आ रही है? इसके पास कितनी है? हाइड्रोजन एटम है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके पास कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं n = 3 रखा तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। 9 को भाग दिया तो -1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.51 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मुझे बताओ, तुम बोले इसके पास ज्यादा एनर्जी, ये ज्यादा एनर्जी, ये ज्यादा एनर्जी है कि ये ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर माइनस ज्यादा, यहाँ माइनस, बात समझ आ रही है? तो ऐसे एनर्जी क्या हो रही है? तुम्हारी बढ़ती जा रही है, टोटल एनर्जी तुम्हारी बढ़ती जा रही है, ठीक है।
अब जरा सोचना, सही है, ये हो गया। अब तुम सोचो सर, मैं जरा इसको रफ कर रहा हूं, इस चीज को, एक चीज जरा सोचना आप लोग, मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर है। इलेक्ट्रॉन जब वो यहां पर है, यानी कि n बराबर कहां पर है, 2 में। n बराबर कहां है, अगर n बराबर 2 में है और वो यहां से यहां आता है, तो उसकी एनर्जी लॉस होगी। कितनी लॉस होगी, कितनी एनर्जी लॉस होगी? पहले कितनी थी, 3.40 में से कहां पहुंच गया, माइनस माइनस, तो 3.40 प्लस 13.6 कितना आ गया, जल्दी बताओ, 10.2 इलेक्ट्रॉन। कितनी एनर्जी लॉस हुई, 10.2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई, इतनी एनर्जी लॉस हुई। अगर इतनी एनर्जी लॉस हुई तो वो किसके रूप में निकली हुई है, लैम्डा के रूप में, फोटॉन्स के रूप में। किसके रूप में? अब मैं ये लैम्डा पूछूं, बताओ ये लैम्डा क्या होगा, तो बोले कोई दिक्कत ही नहीं सर जी, एनर्जी इतनी आ गई। और तुम सीधे जानते हो E = Hc/, लैम्डा। बोले एनर्जी कितनी है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Hc की वैल्यू 12,375 या 12,400, जो चाहो रखो। लो 12,400 लगा, 12,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कटा। अगर लैम्डा निकालोगे तो कितना आ गया, 12,400 नीचे 10 पॉइंट भाग दे दो, इतनी लैम्डा की वेवलेंथ, इतनी लैम्डा की वेवलेंथ निकली। बात समझ आ रही है? एक बात बताओ, मेरे पास में कोई इलेक्ट्रॉन था, वो n बराबर 3 में था, थर्ड ऑर्बिट में। कैसे ऑर्बिट था, थर्ड ऑर्बिट से अगर वो सेकंड ऑर्बिट में आया तो कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, या कितनी एनर्जी निकली। लॉस होने का मतलब क्या है, निकलना। ठीक है, कितनी एनर्जी निकली, तो कैसे निकालोगे, इसमें से ये माइनस कर दो, जल्दी माइनस करके बताओ कितना है। अरे करो ना माइनस, माइनस ना कर मिलना। आज क्या क्या पेपर है यहाँ पर, क्या को ट्रिपल सी को 1.89 गलत बना लिया, तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो आई। अब देखो मुझे बताओ, अगर मैं यहां से थर्ड से कहां आया, सेकंड, थर्ड से आया सेकंड, अगर थर्ड से सेकंड में आया तो मुझे बताओ भाई, जब यहां से एनर्जी का लॉस हुआ है तो यहां क्या निकलेगा, लैम्डा निकलेगा। कितना लैम्डा निकला सर, कितना लैम्डा निकला, तो E बराबर Hc/, तो लैम्डा बराबर Hc की वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट काट दो, बाहर कर दो, इतना एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ निकलेगी। सही है, इतने एंगस्ट्रॉम की क्या निकलेगी, वेवलेंथ निकलेगी। ठीक है, इतने एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकलेगी। अब एक बात बताओ बेटा, एक बात और सोचना, अगर तुमसे कहा जाए थर्ड ऑर्बिट तो n बराबर 3, तुमसे कहा जाए फोर्थ ऑर्बिट तो n बराबर, तुमसे कहा जाए सिक्स्थ ऑर्बिट तो n बराबर 6। अब तुमसे कहा जाए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, तो याद करना, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोले तो उसमें एक जोड़ते चले जाना, इसे हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, इसे बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसे क्या बोलेंगे, सेकेंड एक्साइटेड, ये थर्ड, ये सही है। अब तुमसे मैंने कहा बताओ, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड कहां आया, ग्राउंड पर आया, कहां पर आया, ग्राउंड पर आया या ग्राउंड स्टेट पर आया, बताओ कितनी एनर्जी का लॉस होगा। कौन सी एक्साइटेड स्टेट बोली मैंने,
सेकंड बोली ना, सेकंड का मतलब है n बराबर कहां से आया है? 3 से। कहां पर आया है? तो क्या करोगे तुम? इसमें से ये घटाओगे, किसमें से? 1.51 में से क्या घटाओगे? 13.6। और 13.6 में से ये घटाओ, कितना आंसर आएगा बेटा? बोलो। 12.09। 12. यही तो आ रहा है। अरे आ रहा नहीं आ रहा है? तो यहां से यहां तक आने में कितनी एनर्जी का लॉस हुआ? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का क्या हुआ? लॉस। बात समझ आ रही है? अब मुझे कोई एक बात बताओ, एक टीचर तुम चाहो वहां थी और 5 में तुम बैठे हो, पांचों लोग मिलके बताओ। एक बात मुझे बताना, एक सीधे सीधे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, थोड़ा दिमाग जोर पर डालना, दिमाग पर जोर डालना, ठीक है? हो गई बात? सुनो हैं? अब फोन बैग में रख लो, फोन बैग में जल्दी जल्दी। हाँ तुम मामा को बाहर 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 नंबर सेंड करके आओ, बाहर जल्दी जाओ। देखो मुझे एक बार बताओ सर, मेरे पास में तुम लोगों को जवाब देना है, पांचों लोगों को, ठीक है? तुम लोग सब, तुमसे भी पूछ सकता हूं तुम लोग। मैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आया, कहां पर वेवलेंथ ज्यादा निकलेगी? एनर्जी को लॉस हो रहा है ना, कहां पर वेवलेंथ ज्यादा निकलेगी? ये पूछा। थर्ड से ग्राउंड स्टेट पर। देखो मैंने क्या कहा, इस सबको रफ कर दूं मैं, है थोड़ी नहीं इसमें कुछ, ठीक है? एक बात देखो बेटा, मैंने कहा थर्ड एक्साइटेड स्टेट से, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर, तो 4 से कहां आया मैं? सही है। फिर मैंने कहा सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर आ गया। कहां पर एनर्जी ज्यादा होगी? तो इसमें एनर्जी क्या होगी? क्योंकि देखो ये ऊपर बेटा, इसमें 0.85 में से ये घटाया, ठीक है? या तुम अपनी भाषा में समझो, तुम क्यों ऐसे करके घटाते हो? तुम चुपचाप 13.6 में से 0.85 घटाया करो, बस। नहीं समझे? वो मैंने एक प्रोफेशनल तरीके से बता दिया कि बेटा इसमें से ये घटाओ। तुम लोग क्या दिमाग में लगाओ? बताइए, जामे से जो घटाइए, सही है? और पॉजिटिव में लेनी है, क्या में लेनी है? पॉजिटिव में। वही तो एनर्जी यहां से यहां तक बाहर निकली है। ऐसे ही तुम यहां समझो, इसमें से ये घटाया है, अब जामे से जो घटाओगे, तो जाहिर सी बात है इसमें एनर्जी ज्यादा और इसमें एनर्जी, इसे 1 मान लो और इसे 2। और तुम्हें पता है जहां एनर्जी कम वहां लैम्डा, क्यों? क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है? जहां एनर्जी कम वहां लैम्डा, कहां लैम्डा ज्यादा होगा? कहां ज्यादा होगा लैम्डा? बात समझ आ रही है? E2 पर लैम्डा क्या होगा? ज्यादा। E1 पर लैम्डा क्या होगा? कम, ठीक है? लैम्डा कम, एनर्जी ज्यादा, लैम्डा कम, ठीक है? ठीक है। अब गर्ल्स बताएंगे, सारी गर्ल्स बताएंगे, ठीक है? मुझे बताओ, मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन 4 से कहां आया? 2 में, और एक आया 2 से 1 में। एक 4 से 2 में, एक 2 से 1 में। बताओ अगर ये 1 है और ये 2 है, कौन सी एनर्जी ज्यादा, कौन सी एनर्जी कम? कौन सी एनर्जी ज्यादा, कौन सी एनर्जी कम जो बाहर निकली? कौन सी एनर्जी ज्यादा, कौन सी कम? E2 ज्यादा है और E1 कम है। ठीक है। देखो कैसे, ये बेटा मैं यहां से यहां आया हूं, मैंने कहा अपनी भाषा में सिर्फ इतना याद रखो, 3.4 में से जो घटा दो, घटा दिया। देखो 3.4 में से क्या घटाओ? 0.85, 5 देने के 13 कितने बचे? 13 हो गए ना, 300 बचे, 5 जय तो बची। अरे यहां से यहां तक आए तो कितनी एनर्जी निकली? 2.55, और यहां कितनी निकलती है? 10. अरे इसमें से ये घटाओ तो यहां कितनी निकलती है? तो जाहिर सी बात है ये एनर्जी ज्यादा, ये एनर्जी। तो लैम्डा किसकी कम, किसकी ज्यादा? लैम्डा किसकी ज्यादा? 1 की ज्यादा, 2 की ज्यादा? 1 की ज्यादा। अरे इसकी एनर्जी कम है ना,
एनर्जी कम है तो लैम्डा क्या होगा? सही है, एनर्जी कम है तो लैम्डा ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ, तो ये चीज ये रहती है। एक्साइटेड स्टेट पता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, थर्ड, हाँ, और ये होता है, ये हमारा क्या होता है? ग्राउंड स्टेट। अब बताओ, ए 1 लैम्डा का फार्मूला क्या था? 1 लैम्डा जेड स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस n2। बेटा अगर मैं हाइड्रोजन लूंगा तो जेड की जगह बना जाएगा, जेड की जगह क्या आ जाएगा? 1। अब देखो जरा इसमें, अगले बढ़ता हूं मैं इसमें थोड़ा, अभी इसका और भी विस्तार आएगा। देखो सबसे पहले एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? अच्छा एक बार बताओ मुझे, इसी में बताना सर, मैं अभी तो ऊपर से ले आया था, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बेचारा यहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ, और वो यहाँ जाना चाहता है, उसे यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा तो एनर्जी दूंगा कि ये निकल जाएगी? देनी पड़ेगी ना, बेचारा अभी इतने लाख के घाटे में है और उसे तुम्हें इतने लाख के घाटे में पहुंचाना है, तो पहले उसे रुपया दोगे तभी तो वो पठान बांटेगा। ठीक है, तब कितना रुपया देना पड़ेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ एनर्जी दोगे, यहाँ एनर्जी। अब मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है बेटा, देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ग्राउंड स्टेट पर। इसी प्रकार से तुम समझो, जैसे मान लो तुम्हारे पास में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर है, अगर उस ग्राउंड स्टेट को अगर तुमने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी, ये इसकी कौन सी एनर्जी है? टोटल एनर्जी। कितनी है? अगर तुम किसी भी बॉडी को, किसी भी चीज को टोटल एनर्जी दे दो, टोटल एनर्जी, तो वो अपना ऑर्बिट छोड़ के कहां पहुंच जाएगी? इंफिनिटी पर। बात समझ आ रही है? ये जो न्यूक्लियस से बाउंड है इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के सबसे पास में ऑर्बिट में मूव कर रहा है? उसके पास वो कितनी एनर्जी से बाउंड है? -13.6 इलेक्ट्रॉन। अगर तुमने उसको इतनी एनर्जी दे दी, ये हाइड्रोजन की बात हो रही है, किसी बात हो रही है? हाइड्रोजन। इतनी एनर्जी दे दी तो वो अपना ऑर्बिट छोड़ के कहां पहुंच जाएगा बेटा? इंफिनिटी, क्योंकि उसके पास कर्जा कितना हो गया? 0, कोई कर्जा नहीं। ठीक है, अब तुम क्या करना है, तुम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से सेकंड ऑर्बिट में भेजना चाह रहे हो, तो तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो जो भी ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन था, तुमने उसे एनर्जी दी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी दी? क्या वो n बराबर 1 से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पहुंचेगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना। अच्छा 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा भैया, इतनी चाहिए। 11 में क्या होगा? ऐसे जाएगा और यहां जाके और एनर्जी बची तो और ऊपर जाएगा, लेकिन इतनी औकात ही नहीं कि यहां तक पहुंच पाए, तो वापस यहां जाएगा। समझ आ रहा है? तो पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा। इस तो समझो, अगर तुम्हें किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाना है, अब दूसरी बात समझो बेटा, इन दोनों के बीच में देखो गैप क्या है? ज्यादा। यहाँ गैप कम, यहाँ गैप कम। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे गैप क्या होता जा रहा है? कम। ये बेसिकली एनर्जी का गैप है। देखो किसका गैप है? यहाँ एनर्जी ज्यादा चाहिए थी तो ज्यादा गैप है। इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप क्या होगा? कम, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी कम निकलेगी, यहाँ से और कम निकलेगी, यहाँ और कम और कम और कम। ठीक है, तो ये बेसिकली जो गैप है ना वो एनर्जी का गैप है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी ज्यादा तो ये गैप ज्यादा, गैप कम 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 होता जा रहा है। ठीक है, अब समझो एक बात को, हाँ, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है कि तुम्हारे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे पास कोई ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन है और वो ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? n बराबर 2, तो उसे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? 10.2। ठीक है, तो उसे हमने क्या कर दिया? ग्राउंड स्टेट से एक्साइट कर दिया। क्या कर दिया? एक्साइट कर दिया। तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, अच्छा सर एक बार बताओ, n
n बराबर 1 से n बराबर 1 से n बराबर 2 पर जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन। और पोटेंशियल कितना चाहिए? तो E हटा दो, क्या हटा दो? E। तो एक्साइटेशन एनर्जी ये है, लेकिन एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हो गया? सही है। एनर्जी को अगर पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो E हटा दो। कभी स्टॉकिंग पोटेंशियल वाला सिस्टम है, स्टॉकिंग पोटेंशियल भूल गए क्या? ठीक है, स्टॉकिंग पोटेंशियल वाला सिस्टम। देखो अगला क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड to take an electron from its lower energy state to higher energy state is known as excitation energy। यानी कि लोअर से अगर तुम हायर भेजते हो, अब हायर का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ 2 में ही भेजूंगा, मैं 3 में भी भेज सकता हूं, मैं 4 में भी भेज सकता हूं, मैं 5 में भी भेज सकता हूं। बात समझ आ रही है? ये नहीं कि सर जी तुमने क्या बताओ, तुम कहीं पर लिख के आ गए बताओ एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, तुम बोलोगे कुछ नहीं, ग्राउंड स्टेट से कहां भेज दो? फर्स्ट पर भेज दो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है मैं फर्स्ट से सेकंड पर भेजूं, ठीक है, वो सेकंड से थर्ड पर भेजूं, ऐसा भी हो सकता है, थर्ड से फोर्थ पर भेजूं, ऐसा भी हो सकता है। ये सब क्या है? तुम्हारी एक्साइटेशन एनर्जी। जैसे यहां पर एग्जांपल करके दिखाया गया है कि जो मैंने बताया n बराबर 1 से n बराबर किसके लिए? हाइड्रोजन एटम। क्या है? हाइड्रोजन एटम। अगर मैंने भेजा तो मुझे कितनी एनर्जी की जरूरत होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी को ही क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन एनर्जी। और पोटेंशियल में क्या है बेटा? देखो मैंने इलेक्ट्रॉन E हटा दिया, तो ये क्या बन गया? एक्साइटेशन पोटेंशियल। इतना पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद में आता है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट पर है या कहीं भी है, उसे उठा के तुम इंफिनिटी पर भेज दो। कहां भेज दो? अगर उसे उठाकर तुमने इंफिनिटी पर भेज दिया तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो सर कैसे आयनाइजेशन एनर्जी समझो। सर इधर यहां पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 पर जो एनर्जी है टोटल वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम है और उस हाइड्रोजन एटम में जो ग्राउंड स्टेट है, यानी कि न्यूक्लियस के सबसे पास में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी का मतलब ये हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बाउंड है, यानी कि न्यूक्लियस से बाउंड का मतलब न्यूक्लियस से कब्जे में है, कितने कब्जे में है? कितनी एनर्जी से कब्जे में है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाउंड है। अगर तुम उस इलेक्ट्रॉन को -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिए तो वो अपना n बराबर 1 ऑर्बिट छोड़कर कहां पहुंच जाएगा? इंफिनिटी। समझ आ रही? कहां पहुंच जाएगा? इंफिनिटी पर। अगर तुम उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तो कहां पहुंचेगा? n बराबर 2 पर या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं बताओ जो ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? तो कितनी एनर्जी से बाउंड है? -13.6। तो आयनाइजेशन एनर्जी को प्लस कर देना। क्या कर देना? प्लस। तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से ये बाउंड है। अब बताओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है? किसमें है? चलो बताओ। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? हाँ, उसमें नहीं है, इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी कितनी है? तो टोटल एनर्जी कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको तुम कितनी एनर्जी दे दो कि ये इंफिनिटी पर पहुंच जाए? तो प्लस का 3.4। सही है, प्लस का 3.4, प्लस का 3.4 एनर्जी दे दो तो ये कहां पहुंच जाएगा? इंफिनिटी पर। तुम धरती से बाउंड हो कि नहीं हो? टोटल एनर्जी तुम्हारी कितनी है? टोटल एनर्जी तुम्हारी जीरो की इंफिनिटी पर। टोटल एनर्जी कहां होती है? जीरो इंफिनिटी पर। तो इंफिनिटी पर हो धरती से? नहीं, माइनस का जी एम अपॉन 2 अपॉन
चाहिए। ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस की होती है। तो तुम धरती से बाउंड हो, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, ठीक है, रेडियस ले लो, अर्थ की रेडियस आर, ठीक है, अपने बारे में नहीं पता है, तो तुम सब अर्थ से बाउंड हो, तुम सब अर्थ से क्या हो, बाउंड। अगर तुमको मैं पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी दे दूं तो तुम भी इन्फिनिटी पर पहुंच जाओगे। बात समझ आ रही है? तो इसी प्रकार से ऐसा तो जो इलेक्ट्रॉन था ना, ठीक है, अब देखो अब बताओ एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन। और जो पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है उसे एक्साइटेशन पोटेंशियल या एक्साइटेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल में क्या है? ई हटा देना, पोटेंशियल बन जाएगा। अब मैं कहूं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है, देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द प्रेजेंट ऑर्बिट टू इंफिनिटी ऑर्बिट। प्रेजेंट ऑर्बिट से अगर उसे इंफिनिटी ऑर्बिट तक पहुंचाना है तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। और उसमें से ई हटा दो तो वो क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी माइनस में लेना, किस में लेना? माइनस में, ठीक है, टोटल एनर्जी का माइनस। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सर, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इन्फिनिटी पर पहुंच गया और जहां में था इन्फिनिटी पर टोटल एनर्जी 0 माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये किस में आ गई? प्लस में आ गई। बेटा ई हटा दो, क्या हटा दो? ई हटा दो तो ये क्या आ गया? वोल्टेज, ठीक है, ये पोटेंशियल आ गया। क्या आ गया? पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी मैंने ग्रेविटेशन में भी पढ़ाया था। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? तो बाइंडिंग एनर्जी ये कहती है कि जो तुम्हारी टोटल एनर्जी है, अगर उस टोटल एनर्जी का तुम क्या ले लो? मॉड ले लो। तो टोटल एनर्जी का जो मॉड होता है वो तुम्हारी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है ना? बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी का मॉड बाइंडिंग। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी का मॉड तुम्हारी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी का मॉड बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो, जिससे अपन पूछेगा सबसे पहले सारी गर्ल्स बताएंगे। सर हाइड्रोजन नहीं, हीलियम है। हाइड्रोजन नहीं, क्या है? हीलियम। बताओ, n बराबर 1 का मतलब क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट। n बराबर 2 का मतलब, n बराबर 3 का मतलब, और ये ऐसे ऊपर तक है, ठीक है। मैंने क्या लिया? हीलियम। बताओ, ग्राउंड स्टेट पर एक मेरे पास में हीलियम है, यही तो ग्राउंड स्टेट है। यहां पर टोटल एनर्जी क्या होगी? क्या होगी? अरे बोलो, -13.6 इलेक्ट्रॉन। क्या सही बोल रही है? पीछे देखो, नाली में पानी बह रहा है कि नहीं बह रहा है? हम डूब के बनना चाहते हैं। तुम कहो सही, तालाब में मरने जाके सामने है, मतलब तुम नहीं पढ़ोगे, सर को बर्बाद हो गए। कितने अच्छे विचार हैं बेटा। चलो क्या देखो, टोटल एनर्जी का फार्मूला -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन, बोलो ये था नहीं था? मैंने किसके लिए लिया? हाइड्रोजन के लिए तो जेड बराबर 1 होता है,
अब मैंने क्या बोला, हीलियम के लिए Z बराबर 2 क्या होता है, अगर Z बराबर 2 तो -13.6 2 दूनी 4, ठीक है, गुणा करो 6 चौक 13 चौका 52 52 और 2 कितना आया अपॉन। अब देखो यहाँ पर n बराबर क्या है 1, अगर n बराबर 1 रखूंगा तो माइनस का 54.4 इलेक्ट्रॉन, सही है, -13.6 का है वो हाइड्रोजन, किसमें तो हाइड्रोजन में, जो किसमें है हीलियम में। अगर मैं n बराबर 2 रखूं, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 से डिवाइड करो तो 4 एकम 4 तिया, बोलो 4 तिया कितने बचे 2, 4 छन ये कहां पर है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऐसे मैं हर स्टेट निकाल सकता हूं। देखो क्वेश्चन तुमसे ऐसे ग्राफ बनाने को इसको नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन तुमसे ये पूछ सकता है, बताओ अगर मैंने हीलियम लिया तो हीलियम क्या ग्राउंड स्टेट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। और उसमें एक ऑप्शन कतई दमक रहा होगा, कतई मस्त तरीके से, पहले ही दूसरे ऑप्शन पे -13.6 इलेक्ट्रॉन होगा, और तुम देखते ही तुरंत -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तुम तुरंत ही गुल्ला भर दोगे, बोले कुछ हो ना हो, सही है सही है। और बाहर आके जब घर पे आओगे तब तक हम आंसर भी डाल देंगे, और तुम कहोगे यहाँ पर ये सभी ना -54.4 तो जिंदगी में कोई पढ़ाई नहीं करना है। फिर तुम सोचोगे लाओ लठ निकाले सर जी के ऊपर ही बजा, हमारा 4 नंबर तो जा रहा है, एक नेगेटिव भी कटवा रहे हैं, तो वही तो इस चीज का हिसाब होगा बेटा। अब देखो मैंने कहा हीलियम नहीं, हीलियम के अलावा वो कुछ और भी पूछ सकते हैं, हीलियम के अलावा कुछ और, ठीक है, कार्बन पूछ ले, नाइट्रोजन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कोई मतलब उस प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। ये तो हाँ, अब बताओ बेटा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी ग्राउंड स्टेट पर हीलियम एटम की, हीलियम एटम पर इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, प्लस का 54.4, बस सही है, यही तो होगी। चलो अब आगे बेटा ये है, इसको तुमको देख के बताना है मेरे को। बेटा ऐसा होता है, सीरीज है, तुम लोगों ने बहुत सीरीज पढ़ी है, लाइमन, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट और फुंड, ठीक है। हाँ हिंदी वाले बोलते हैं पी फुंड, इंग्लिश वाले बोलते हैं फुंड, ठीक है, क्योंकि हम लोग किसी वर्ड को छोड़ते नहीं, हम लोग इस पी को छोड़ते नहीं, क्योंकि पी साइलेंट है। कैसे साइलेंट मतलब कुछ भी साइलेंट है, ठीक है। तो अपन लोग पढ़ते हैं, हिंदी वाले पढ़ते हैं पी फुंड और इंग्लिश वाले पढ़ते हैं फुंड, ठीक है। हाँ साइंटिस्ट थे बेचारे, साइंटिस्ट थे ना, ये सारे साइंटिस्ट हैं। देखो बेटा ये जो लिया गया है ना, ये किसके लिए लिया है मैंने, हाइड्रोजन। जैसे ही तुमने नीचे -13.6 देखा तुम समझ गए ये क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सर यहाँ पर सब में इलेक्ट्रॉन बोलना, चलो इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। देखो बेटा अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से आए और वो अगर फर्स्ट में आएगा या ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो लाइमन सीरीज कहलाएगी, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से आए अगर वो सेकंड में आएगा तो वो बाल्मर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कोई बाल्मर सीरीज कैसी होती है, विजिबल लाइट, यानी कि कोई भी लाइट चाहे यहां से आए बस ये लाइट तुमको दिखाई देती है, बाकी जो जितनी है ये दिखाई नहीं देती। समझ में आ रहा है? कौन सी दिखाई देती है? बाल्मर। कई बार पूछा गया है कौन सी, बाल्मर। बाल्मर का मतलब कहीं से आओ, कहां पर आओ, 2 पर आओ, कौन सी होगी, बाल्मर। कहीं से आओ 3 पर आओ, पास्टन। कहीं से आओ 4 पर आओ, कहीं से आओ 5 पर आओ, ठीक है। अब तुम कहोगे सर जी इसके बाद तो है ये नहीं,
ठीक है, तो इसके बाद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है, कोई मतलब बचता नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं बचता है। तो जो पहली चीज है, कहीं से आओ फर्स्ट पर आओ लाइमन, और लाइमन ही क्या कहलाती है? अल्ट्रा वायलेट। कौन सी कहलाएगी? कहीं से आओ सेकंड पर आओ, कौन सी कहलाएगी? बाल्मर। बाल्मर का मतलब, और जितनी है ऊपर सब कौन सी हैं? इंफ्रारेड। सारी कौन सी हैं? इंफ्रारेड वेव। बात समझ आ रही? बाकी सारी वेव इंफ्रारेड वेव। अब तुम मुझे बताओ, मैं देखूंगा कौन बता पाएगा। लाइमन में, लाइमन दिख रहा है? कहीं से आओ, कहां आओ? 1 पे आओ, क्या कहलाएगी? कहीं से आओ का मतलब 2 से आओ, 3 से आओ, 4 से आओ, 5 से आओ, 6 से आओ, कहां तक? इन्फिनिटी तक। कहां तक? अब मुझे बताना है तुम मुझे एक बार बताओ, मेरे पास एक वेव थी, वो वेव यहां से यहां आई, एनर्जी मान लो निकली E1। कौन सी निकली? E1। एक यहां से यहां आई, एनर्जी कौन सी निकली? E2। E1 ज्यादा, E2 ज्यादा? E1 ज्यादा, E2 ज्यादा? E1 ज्यादा, E2 ज्यादा? E1 ज्यादा, E2 ज्यादा? बोलो, कौन सी ज्यादा? E2 ज्यादा? E2 ज्यादा। भाई कैसे? इधर इधर खूब खुश हो जाओ। अभी इतनी देर से मैं रामायण पढ़ा रहा था, ठीक है? तो रामायण पढ़ा नहीं पढ़ा रहा? तो वही इधर देखो बच्चों, मैंने क्या कहा? एनर्जी कैसे निकालोगे? अरे जा में से जो घटा दो तो कितना आ रहा है? 10.2। कितना आ रहा है? यानी कि सर इससे जो एनर्जी निकलेगी वो 10.2 की निकलेगी, और इससे निकलती है 12 पॉइंट कुछ की। तो किसकी एनर्जी ज्यादा? जो 2 से किसमें आया, वो 3 से किसमें आया? 1 में। बात समझ आ रही? सबसे कम एनर्जी कब निकलेगी? लाइमन में। हाँ, सबसे कम एनर्जी लाइमन में कब निकलेगी? जब तुम 2 से कहां आओगे? उससे ज्यादा कब होगी? और उससे ज्यादा? सबसे ज्यादा इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से अगर एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा। सबसे कम लैम्डा कौन सी वेवलेंथ की होगी? कहां से आऊंगा? सबसे कम लैम्डा। सही है, सबसे कम लैम्डा। सबसे कम लैम्डा का मतलब क्या है? एनर्जी ज्यादा। एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा, एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा। सबसे ज्यादा एनर्जी कब होगी लाइमन में? जब मैं कहां से आऊं? इन्फिनिटी से कहां आऊं? भाई 1 में तो आना है, लाइमन है तो 1 में आना है। इन्फिनिटी से 1 में आऊंगा, सबसे ज्यादा एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी तो लैम्डा, और लैम्डा मैक्सिमम कब होगा? जब एनर्जी सबसे कम कब होगी? जब 2 से कहां आऊंगा? बात समझ आ गई? अच्छा, देखो ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताओ कि सबसे ज्यादा लैम्डा लाइमन सीरीज में सबसे ज्यादा लैम्डा कब निकलेगा? जब मैं इन्फिनिटी से कहां आऊंगा? सबसे कम निकलेगा। सबसे कम निकलेगा जब मैं इन्फिनिटी से कहां आऊंगा? और सबसे ज्यादा कब निकलेगा? क्यों? एनर्जी कम, लैम्डा ज्यादा। एनर्जी कम, लैम्डा। एनर्जी ज्यादा, लैम्डा। ठीक है, अब मुझे बताओ, ठीक है? अब बताओ ये पूरी रो बताओ बेटा, ठीक है? 10 की बेटा, बाल्मर में अपन को लैम्डा सबसे ज्यादा लेना है। लैम्डा कहां लेना है? सबसे कहां से कहां आऊंगा? सबसे ज्यादा लेना है। सबसे ज्यादा लेना है यानी कि एनर्जी सबसे, और एनर्जी सबसे कम कब होगी? जब सबसे छोटी होगी लाइन सबसे छोटी होगी। लाइन सबसे छोटी, एनर्जी सबसे कम। लाइन सबसे छोटी, एनर्जी सबसे, एनर्जी कम तो वेवलेंथ सबसे कम कब मिलेगी? बाल्मर में। जब मैं इन्फिनिटी से कहां आऊंगा? 2 में आऊंगा, ठीक है? इन्फिनिटी से 2 में आऊंगा तो मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे कम लैम्डा, ठीक है? तो लाइमन, बाल्मर, पास्कल, ब्रैकेट और सबके यही हाल है, सबके यही हालत है। अब तुम देखो, मैंने एक हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन के लिए बेटा किसका स्ट्रक्चर है? ये हाइड्रोजन का। सर हाइड्रोजन का एक फार्मूला था 1/λ Z²। तो Z की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर
1 बटे माइनस 1 बटे, सही है, यही फार्मूला होता है। आप बताओ, ए पीछे लड़के लोग, सभी लड़के लोग, लाइमन में सबसे ज्यादा वेवलेंथ कितनी होगी, वैल्यू बताओ। लाइमन में सबसे ज्यादा वेवलेंथ कितनी होगी, वैल्यू बताओ। तो देखो एक बात और करना, सबसे ज्यादा का है वेवलेंथ, यानी कि एनर्जी सबसे कहां से आऊं, 2 से 1, तो R की वैल्यू 10 की घात रख दिया, 2 से 1 में, तो ये 1 का स्क्वायर, कहां से आऊं, 2 से, सर 10 की घात 7, 1 बचा, 1 बटे 4 घटाया, बोलो 3 बटे 4, अच्छा बोला 3 बटे 4, 1/लैम्डा, लैम्डा कहां ले गया, ऊपर, तो 4 बटे 3 गुणा 10 की घात माइनस, अरे ये नीचे से ऊपर जाए किसको ही जाए वो माइनस, 1.333 गुणा 10 की घात माइनस मीटर। अगर इसे एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो 1 2 3 गुणा 10 की घात माइनस 10, 3 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम, तो इससे ज्यादा लैम्डा नहीं मिलेगा, सही है, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अगर इसी में मैं मिनिमम पूछता तो तुम क्या करते, तो यहां तो बन ही रहने देते, लेकिन यहां क्या कर देते, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब ये पूरी टर्मिनोलॉजी क्या हो गई, ये पूरी टर्मिनोलॉजी 0, तो सिर्फ 1 बटे लैम्डा बचा 10 की घात 7, और नीचे क्या हो जाता है ये 1, यानी कि लैम्डा बराबर 10 की घात माइनस 7 मीटर। अगर इसे बदलते तो कैसे लिखते, 1000 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर, और या फिर 1000, ये लैम्डा क्या है, मिनिमम, यानी कि जो तुम्हें लाइमन मिल रही है वो 1333 से 1000 के बीच में मिल रही है, बात समझ में आ रही है, 1333 से 1000 के बीच में जो भी तुमको लैम्डा मिल रहा है, जो भी तुमको मिल रहा है। और ये सारी, ये जो रेज है, यही रेज क्या कहलाती है, अल्ट्रावायलेट। कौन सी कहलाएगी, अल्ट्रावायलेट कहलाएगी, ठीक है, यही तुम्हारी अल्ट्रावायलेट कहलाएगी, ठीक है। सर एक बात बताओ, आपने इतनी रामायण कथा लिखी, अब मैं इसमें क्या करता क्या रहूंगा, सर वो यहाँ पर ये क्या निकाल रहे हो, मान लो तुम भूल गए, मैं दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ, चाहो तो ऐसे कर दो, चाहे तो एक ऑप्शन और था बेटा, तुम बोले लैम्डा मैक्सिमम मिलेगा जब मैं यहां से यहां आऊंगा, यहां से यहां आऊंगा, जो एनर्जी का लॉस हुआ वो 10.2 इलेक्ट्रॉन, तुम बोले सर जी E=hc अपॉन, तो लैम्डा बराबर 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कटा, और जब मैं इसको इससे भाग दूंगा, इसको इससे भाग दूंगा, ठीक है, हाँ, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, ये है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है। तो जब इससे इसको भाग दूंगा तो लगभग वो 12000 के करीब आ रही है, 10.2 है ना, 10.2 को अगर भाग दूंगा तो लगभग 12000 के करीब आ रही है, मतलब वही 12000 कह रहा हूँ, नहीं 1237 ना, 1200 के करीब आ रही है, इतने के लमसम आ रहा है, 1200 एंगस्ट्रॉम के लमसम, ठीक है। चाहो तो तुम ऐसे निकाल देना, चाहे ऐसे निकाल देना, यहाँ पर वैसे 1333 आया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है 1333, ऐसे तुम, ऐसे हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारे टीचर ने कहा था कॉपी भरने के लिए, ठीक है, जब हम लोग 12th में थे, तुम्हारे टीचर कहते कॉपी भर, पेपर में आ गया तो क्या करोगे, कॉपी भरो, जितना कॉपी भर दोगे उतने नंबर ज्यादा मिलेंगे, है ना, वही चीज। अब देखो, नहीं टूटा नहीं, बच गया, देखा, एक बार देखो बेटा, लाइमन में
हमेशा 1 पर आऊंगा मैं। सर लैम्डा का फार्मूला हाइड्रोजन है R, हमेशा 1 पर आऊंगा, हमेशा कहां पर आऊंगा 1 पर, अपॉन N2। N2 की जगह मैं कहां से आ सकता हूं, चाहे 2 से आऊं, 3 से आऊं, 4 से आऊं, कहीं से आ सकता हूं। ये क्या कहलाएगी, लाइमन। क्या कहलाएगी, अब इसमें इसी में अब देखो ये वाली वेवलेंथ किसके लिए कहलाएगी, 2 का स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, और N2 की जगह अब मैं इसमें कहां से आ सकता हूं, 3 से आ सकता हूं, 4 से आ सकता हूं, 5 से आ सकता हूं। ये कौन सी कहलाएगी, ठीक है, लाइमन, बाल्मर, ऐसे ही पाश्चन, ऐसे ही सब कुछ ऐसे, ठीक है। अच्छा बताओ, तुम दो को पहले बताओ। मैं 5 से 2 में आया हूं, फिफ्थ ऑर्बिट से कौन से आया हूं, सेकंड ऑर्बिट, फिफ्थ से सेकंड ऑर्बिट में आया हूं। जो मेरे पास में जो वेव निकलेगी वो अल्ट्रावायलेट होगी, विजिबल होगी, इंफ्रारेड होगी। 5 से 2 में आया हूं, बेटा 5 से कहां आया हूं, 5 से अगर मैं, तो देखो वही बात है, अगर तुम जब भी 1 में आओ तो अल्ट्रा, 2 में आओ विजिबल, और बाकी तुम कहीं से चाहे 3 में आओ, चाहे 4 में आओ, चाहे 5 में आओ, चाहे 6 में आओ, सब क्या होगी, सब इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड होगी। तो लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, बेल्टेड, फुटबॉल। देखो ये लिखी हुई है, अभी मैंने बताया था वही से लिखा हुआ है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ब्रैकेट, पेफोंड, ये सब चीजें लिखी हुई है, सही है, ये सब चीज लिखी। एक्स-रे, एक्स-रे खतरनाक रे है ना, एक्स-रे खतरनाक रे का। अब एक बात बताओ पहले, तभी इस एक्सरे पर बढ़ेंगे हम लोग। हमारे पास टाइम बहुत है, टाइम ही टाइम है। इसके बाद बचा ही क्या है, न्यूक्लियस सेमीकंडक्टर बचा है, आप क्या समझी, नेक्स्ट क्लास भी आपकी है। मैं पगला जाता हूँ 2 क्लास लेते हो, मैं तुम लोगों की शक्ल देख देख के बोर हो जाता हूँ। तुम लोग तो पता नहीं क्या हाल होता होगा। और वो भी मेरी शक्ल देखो तो और ही बुरा हाल होता होगा। और मेरे सामने भूपेंद्र सर को बर्दाश्त कैसे कर लिया 1.5 घंटे, अंशु को तो कर सकते हो, तुम थोड़े स्मार्ट है वो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं बोरिंग, पता है एक मेंटलिटी हो जाती है। जैसे मैं तुमको बताऊं, जैसे मैं जब कभी धनबाद से आता था, तो 24 आवर्स लगते थे, और कितनी फास्ट ट्रेन से आता था मैं, तभी बाई ट्रेन में कितनी फास्ट से आता, तो 22 आवर्स तो लगते ही थे मेरे को, ठीक है, ट्रेन में ही। तो ट्रेन में ऐसा होता था, सो गए, उठ गए, जाग गए, खा लिया, पी लिया, घूम लिया ट्रेन में, तब भी देख रहे हैं ट्रेन चली रही है, कोई मतलब नहीं। तो एक दिल को सबर हो जाता कि हाँ भाई कोई बात नहीं, तो टाइम नहीं हुआ है, पहुंचते रहेंगे, ठीक है। और जब मैं लखनऊ आ जाता था ना, तो मुझे लगता था जैसे बरेली आने वाला है तो घर में आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बस खिड़की किनारे बैठ जाता था, देखता था कितनी देर रहेगी। और अब मैं जब यहाँ से जानता हूँ, मतलब कभी नाक तले बिजली, नाक तले भोजपुर, ठीक है। तो मुझको ये लगता है कि कब पहुंचेगी भाई ये ट्रेन। तो एक सवाल होता है, अब जैसे तुम लोगों को पता है 1.5 घंटे क्लास होनी है, ठीक है, तो उसी हिसाब से बैठते हो, आराम से 1.5 घंटे होनी है, 1.5 घंटे दूसरी होनी है। अब तुम्हें पता होता है ये क्लास 45 मिनट होनी है, ठीक है, तो हर आधे घंटे बाद में टाइम ही नहीं कट रहा है। चलो लो तुम्हें हम एक सेंटर में भेजेंगे, वहां सेंटर में मोबाइल अलाउ नहीं है 14 दिन तक, 14 दिन तक मोबाइल अलाउ नहीं है।
जिंदा रह लोगी यही बहुत बड़ा वायरस है। मोबाइल नहीं होगा बहुत अच्छा होगा। कहाँ से कहाँ। चलो हम लोग बात बेटा कोई देखो मैंने जो तुम लोगों को याद करना था इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू तुमको याद करना था। रेडियस याद करनी थी 0.5 थी, फिर z² अपॉन n, ठीक है। फिर तुमको क्या याद करना था, वेलोसिटी याद करनी थी 2.2 × 10⁶, आगे z अपॉन, अच्छा उधर n² अपॉन z है, रेडियस में n² अपॉन z, ठीक है ये हो गया। उसके बाद में और वो जितनी ज्यादा बीच में लिखी थी वो तुमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। काइनेटिक पोटेंशियल टोटल रिलेशन याद कर लो, छुट्टी, ठीक है। एक बात याद गांठ बांध लो, काइनेटिक कभी नेगेटिव नहीं होती, काइनेटिक कभी नेगेटिव नहीं होती। पोटेंशियल और टोटल हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। उसका रिलेशन याद कर लिया। उसके रिलेशन याद करने के बाद में और टोटल एनर्जी का फार्मूला याद कर लो। कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी का फार्मूला जो है E बराबर -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। z की वैल्यू दे दे, n की वैल्यू दे दे, उठा के रख दो, ठीक है ये। उसके बाद में रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रख लो, और ज्यादा नहीं रिडबर्ग कांस्टेंट का, ठीक है। me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन, वो कुछ नहीं, खाली क्या रिडबर्ग की वैल्यू, r की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू, ठीक है, या 1.09 इंटू 10⁷ अपॉन पर मीटर, ठीक है वो याद कर लिया। उसके बाद में अगर तुमसे कहा जाएगा लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू r/z² ब्रैकेट में 1/n1² - 1/n2², ठीक है ये याद रखनी है। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, ठीक है। और जो एनर्जी का फार्मूला होगा एक किसी भी ऑर्बिट में वो -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1 ले लो, तो सिर्फ -13.6 बटे क्या बचा n², ठीक है, बटे n² हाइड्रोजन के लिए हो गया। जो ग्राउंड होता है उसकी -13.6, उससे ऊपर जाएंगे भाग करते जाएंगे, सेकंड में जाएंगे तो n बराबर 2 रखेंगे तो 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ऐसे हम ऊपर जाते जाएंगे। दूसरा सबसे ज्यादा जो बाउंड होता है इलेक्ट्रॉन, वो जो न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है वो सबसे ज्यादा बाउंड होता है, और जितने दूर जाओगे वैसे वैसे बाउंडेशन कम होती जाएगी और एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जाएगी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जाएगी। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर से नीचे आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। अगर मैं हाइड्रोजन में कहूंगा तो एनर्जी को जो बाहर निकालेगा, जहां से भी आएगा वहां पे एनर्जी को बाहर निकालेगा। दूसरी बात यह है मेरी कुछ चीज क्या, एक तो थी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एक आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो माइनस में है, एनर्जी क्या है माइनस में, उसको अगर उतनी प्लस की एनर्जी दे दो तो वो बेचारा कहां पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वो हमारी थी आयनाइजेशन एनर्जी, और चुपचाप उस प्लस में जो प्लस में वैल्यू आई थी आयनाइजेशन एनर्जी, उसमें से ई हटा दो तो वो क्या हो जाएगा, हाँ तो वो हो जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कभी बाई चांस आयनाइजेशन पोटेंशियल दे दिया उसने और तुमसे कहा बताओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो उसमें ई जोड़ दो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे। बाइंडिंग एनर्जी जानते हो, टोटल एनर्जी का क्या कर दूं मैं, मॉड कर दूं। फिर जो हमारी अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेता था उसमें लाइमन, बाल्मर, पार्शन, ब्रैकेट, पीहुंड, ठीक है। लाइमन क्या होती थी, कहीं से आओ 1 में आओ, बाल्मर कहीं से आओ 2 में आओ, पार्शन कहीं से आओ 3 में, और ये तुम्हें क्रम से याद रखनी पड़ेगी, लाइमन, बाल्मर, पार्शन, ब्रैकेट, पीहुंड, ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। कहीं हाँ कोई आगे पीछे नहीं होगी, ये सीरीज में यही है। जो लाइमन होती है उसे हम लोग अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, जो बाल्मर होती है उसे क्या होती है विजिबल, और बाकी जितनी बची सब क्या है हमारी इंफ्रारेड है। अगर तुम्हें कभी भी लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि एनर्जी सबसे कम लाइमन में कहोगे तो 2 से 1 में, बाल्मर में कहोगे तो 3 से 2 में, पास्चन में कहोगे तो 4 से 3 में, ठीक है। और सबसे ज्यादा चाहिए तो इन्फिनिटी से फर्स्ट में आ जाओ लाइमन, इन्फिनिटी से सेकंड में आ जाओ बाल्मर। ये यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू सबसे कम, क्योंकि एनर्जी वहां पर क्या हो जाएगी सबसे ज्यादा, ठीक है। ये सब बातें इसमें थी।
अब देखो बेटा एक्सरे, एक्सरे जो मशीन होती है ना, एक्सरे प्रोड्यूस होता है। एक्सरे बेसिकली क्या है? एक्सरे एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी चीज पर, जब हमारी बॉडी पर पड़ती है तो वो हमारी बॉडी को क्या करती है? भेद देती है। भेद का मतलब है इस पार से उस पार पहुंच जाती है, ठीक है। और मैंने जब मैं ईएम वेव तुमको पढ़ा रहा था, और ईएम वेव में मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोग एक्सरे से ही क्यों करते हैं, हम लोग गामा से क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमने अपने शरीर के ऊपर गामा रेज डाली तो वो हमारी बोन तक को छेद देगी, बोन तक के इस पार से उस पार निकल जाएगी, ठीक है। और जो एक्सरा होता है वो बेटा परछाई होती है। बहुत से तुम देखे होंगे एक्सरे, तो ऐसा कोई बंदा है जिसने एक्सरा नहीं देखा हो, ठीक है। एक्सरे देखते तो डॉक्टर कुछ ऐसे करके देखता है, ठीक है। फोटो कॉपी की कोई वो होती है, उसमें प्लास्टिक की काली काली, उसमें ऐसे करके देखता है, क्यों? वो एक परछाई होती है। परछाई का मतलब ये है कि जो भी एक्सरे होती है वो हमारी बोन को पार नहीं कर पाती और सबको पार कर जाती है। अगर बोन हमारी कहीं से फ्रैक्चर होती है, फ्रैक्चर मतलब टूटी हुई है, तो वो उससे भी पार कर जाती है। जब वो उसको भी पार कर जाती है तो हम लोग कैसे देखते हैं? तो हम लोग देखते हैं हमारी हड्डी यहाँ की तो यहाँ होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ से हल्की सी क्या है? हटी हुई। ये हल्का सा कहीं क्रैक भी होता है ना, तो उस क्रैक को भी पार करके निकल जाती है। जब क्रैक को पार करके निकल जाए तो हम कहते हैं अच्छा, इसका मतलब हमारा यहाँ पर क्या आ गया है? क्रैक आ गया। बहुत सारे लोगों का गिर जाते हैं तो पैर फूट जाता है तो क्रैक पड़ जाते हैं, किसी के टूटते नहीं है तो क्रैक हो जाते हैं। जब क्रैक हो मतलब हल्का सा ही दरार, क्रैक का मतलब होता है दरार, मतलब टूटने की कगार पर, थोड़ा और जोर पड़ जाता है तो टूट जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रैक। तो ये सब चीज। अब सबसे पहले बात ये है कि एक्सरे जो है, एक्सरे हम लोग प्रोड्यूस कैसे करेंगे, एक्सरे हम लोग निकालेंगे कैसे? देखो एक्सरे निकालने का सीधा सा मतलब ये है, हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गन लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन में देखो बेटा, इसको हम पता है कैथोड से जोड़ते हैं। कैथोड मैंने कहा था फिजिक्स में अलग होता है, केमिस्ट्री में अलग होता है। हाँ, फिजिक्स में जो कैथोड का मतलब होगा माइनस, एनोड का मतलब क्या होगा बेटा? प्लस, ठीक है। अगर एनोड है तो एनोड को किससे जोड़ेंगे? देखो प्लस से। कैथोड को किससे जोड़ेंगे? माइनस से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन है। सर इलेक्ट्रॉन गन का मतलब ये होता है, गन का मतलब क्या है? बहुत सारी चीजें निकालना वहां से, जैसे बुलेट है तो बहुत सारी गोलियां निकालना, ठीक है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन गन का मतलब है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना। जैसे ही मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन है और उस इलेक्ट्रॉन गन के साथ में ऐसा एक मटेरियल कोई है, किसी प्रकार कोई भी मटेरियल है। अब देखो सर, यहां से इलेक्ट्रॉन आए बहुत तेजी से, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से आए, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी? एनर्जी, अरे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? और वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको मिलेगी, और उनको मिलेगी तो वो कहाँ निकलेंगे? वो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाएंगे तो अपनी एनर्जी का क्या कर देंगे? लॉस कर देंगे। समझो एक बार, एक ऐसे समझो कैसे लॉस कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब जरा सोचो बेटा, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन आया बहुत तेजी से, मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट की मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एटम की। अब सोचो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, बहुत तेजी से आ रहा था, इलेक्ट्रॉन तेजी से आया, इसमें एंट्री मारा, इसमें एंट्री मारा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? कम। जाहिर सी बात है, जैसे मान लो कहीं पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब तुम इधर से भागते हुए जा रहे हो और तुम उस पानी में भागते हुए जा रहे हो, तो तुम्हारी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। और वो एनर्जी कम हुई तो कहाँ गई? फोटॉन के रूप में कहाँ निकली? तो जैसे ही बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन जाके किससे टकराया? यहाँ पर जो टारगेट है, यहाँ पर जो मेटल है, उस मेटल पर जाके जब टकराया, मेटल पर जाके टकराया तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई? कम। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई? कम। और इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी कम हुई तो वो एनर्जी जाएगी कहाँ? तो वो एनर्जी का जो लॉस हुआ वो यहाँ पर, वो एनर्जी ऐसे निकली, वो एनर्जी निकली वेव के फॉर्म में या फिर लैम्डा के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? लैम्डा के फॉर्म में। लैम्डा के फॉर्म में निकली तो उसकी अगर वेवलेंथ, इसकी अगर वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के अगर बीच में है तो उस रेस को हम लोग क्या बोल देंगे? एक्स-रे। ठीक है, उस रे को क्या बोल देंगे हम लोग? एक्स-रे। तो वहां पर जो ये रे बाहर निकलती है उसकी वेवलेंथ अगर इतनी है तो उसको हम बोलेंगे वो रे हमारी कौन सी है? एक्स-रे। ठीक है, तो वही है, द फेस ऑफ द टारगेट इज at an angle relative to the electron beam and the X-rays that leave the target pass through side of the tube। ठीक है, ये चीज है। और दूसरी चीज ये बेटा, ये इसके अंदर क्या कुछ होता नहीं है, वैक्यूम होता है इसके अंदर।
ठीक है। जो ग्लास की ट्यूब है उसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम होता है, ठीक है, वैक्यूम होता है। एक्सरे के बारे में हम और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरे में वो ये है कि एक्सरे की वेवलेंथ कितनी होती है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच है। अगर इससे कम हुई तो वो एक्सरे नहीं कहलाएगी लैम्डा की वैल्यू, और इससे ज्यादा हुई तब भी वो नहीं कहलाएगी, ठीक है। हाँ, तो वो एक्सरे की श्रेणी में नहीं आएगी। एक्सरे की श्रेणी में नहीं आएगी का मतलब ये है कि अगर तुम अपने शरीर पर 150 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ डालोगे तो तुम्हारा एक्सरा नहीं मिलेगा। एक्सरा तभी मिलेगा जब इसके बीच में। इसके बीच का मतलब ये कि तुम 50 एंगस्ट्रॉम डालो ना, सबसे अच्छा 50 डालो, 40 एंगस्ट्रॉम डालो, ठीक है। इतनी वेवलेंथ डालोगे तो चुपचाप तुम्हारी बोन को क्या कर देगी, बोन को चीरते हुए बाहर निकल जाएंगे। ये चीज मतलब बोन क्या है, सॉरी मांस को चीरते हैं, ठीक है। बोन को तो पारी नहीं कर पाती है, ये बोन को पारी नहीं कर पाती है, ये चीज होती है ऐसा। अभी ये वाली थ्योरी और पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा ये वाली थ्योरी के बारे में। देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से। ये कैसी होती हैं, इनविजिबल। कभी पढ़िए तुम्हारे ऊपर एक्सरे नहीं पढ़िए, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे एक्सरे। तो दीज रेज आर इनविजिबल, ये दिखाई भैया दिखाई हमें कौन सी देती हैं, 400 से 700, बाकी जितनी है सब इनविजिबल है, ठीक है। विजिबल लाइट को छोड़ के जितनी है सब क्या है, इनविजिबल। तो ये कैसी है, इनविजिबल। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद स्पीड ऑफ, जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो स्पीड ऑफ लाइट से तो चलेगी। They show are important properties of light rays such as refraction, interference, diffraction and polarization, ठीक है। ये सब कुछ दिखाते हैं। आगे देखो नीचे, X-ray are not deflected by electric or magnetic field। ये तो कॉमन चीज है। देखो जितने भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, मैंने सबके लिए बोला था, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। और दूसरी चीज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा का मतलब है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पढ़ते रहेंगे तो वेवलेंथ कंटीन्यूअसली निकलती रहेंगी, और निकलती रहेंगी तो क्या बोलेंगे, कैसा स्पेक्ट्रा है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा है, ठीक है। एक्सरे कैरी नो चार्ज, एक्सरे पर कोई चार्ज नहीं होता। एक्सरे छोड़ो जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है किसी पर कोई चार्ज नहीं होता, किसी पर भी कोई चार्ज नहीं होता। आयनाइजेशन पावर ऑफ एक्सरे इज measured in Röntgen। आयनाइजेशन पावर का मतलब पता क्या होता है बेटा, आयनाइजेशन पावर का मतलब पता क्या होता है। देखो दो होता है, एक होती है पेनिट्रेटिंग पावर, एक होती है आयनाइजेशन पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है भेदन क्षमता, आयनाइजेशन पावर का मतलब होता है किसी के साथ में आयनिक अभिक्रिया करना, ठीक है, कितनी जल्दी आयनाइज हो जाती है। सबसे कम जो आयनाइजेशन पावर है, सबसे कम जो आयनाइजेशन पावर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो होती है गामा रेज की, और सबसे ज्यादा होती है रेडियो वेव की, ठीक है। और पेनिट्रेटिंग पावर भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है गामा की और सबसे कम होती है रेडियो की। क्यों, रेडियो का लैम्डा ज्यादा एनर्जी, और जिसकी एनर्जी कम वो कम ही भेद पाएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा वो ज्यादा भेद पाएगा, ठीक है। ये चीज है। अब है दे डू नॉट पास थ्रू हैवी मेटल्स एंड बोन्स, तो ये मेटल और बोन को पार नहीं कर पाती है, ठीक है। दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, अगर किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर डाल दोगे तो उसको ये इफेक्ट कर देंगे, ठीक है। तभी तो देखो जितनी भी एक्स्ट्रा होते हैं, ये कुछ भी जो पहले रील्स बनती थी, पहले वो आती थी ना, वो तो ऐसे कैसेट टाइप की आती थी पूरी, ठीक है। तो उसको जो कैसेट कुछ बनाई जाती थी तो वो उसमें नहीं होना चाहिए, वो किसमें, धूप में नहीं होना चाहिए, लाइट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाती है, ठीक है। तो वही इसमें कहा गया है। लेड इज बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ, लेड सबसे अच्छा एब्जॉर्बर है एक्सरे का, हाँ। और अगर तुम ज्यादा टाइम तक एक्सरे के संपर्क में रहोगे तो ये क्या है, इंजूरियस फॉर ह्यूमन बॉडी। दूसरा, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ
लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट ही तो है ये, ठीक है, ये चीज है। दूसरी चीज सैटरडे को क्या है तुम्हारा, बहुत अच्छा, सैटरडे को टेस्ट है। टेस्ट में मैंने बताई दिया है, पेपर मैंने लिख दिया, कल पेपर भेज दिया था, ठीक है। तो हाँ 45 45 90 45 45 क्या आ रहा था, वर्क पावर एनर्जी और क्या बताया था, मैग्नेटिज्म, ठीक है। पैरा फेरो, ठीक है, पैरा मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, ससेप्टिबिलिटी, परमियाबिलिटी, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी, परमियाबिलिटी, और भी कुछ था, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। फार्मूला, बहुत सब कुछ था, ठीक है, वो सब देखिए। वर्क पावर का फार्मूला, वर्क के फार्मूला, ग्राफ्स, वो सब देख लेना। कल तो क्लास एंड में होंगी, चलो कल चर्चा करते हैं इस चीज पर। तो ये चीज है, और कल शायद अंशुल क्लास है, होगी अंशुल क्लास होगी, ठीक है। उनसे भी थोड़ा डिस्कशन कर लेना पेपर के बारे में, क्योंकि मैंने पेपर दिखाया था कि देखो ऐसा पेपर है, तो वो ये कह रहे थे 2-4 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन होता है, कह रहे थे ये जो आपने सिलेबस दिया उससे तो बाहर है। हाँ इसकी अब है, आज कौन सा दिन है, बृहस्पति, कल शुक्र क्लास है और शनिचर को पेपर है, ठीक है। तो क्लासेस हैं, सही। तो आना सभी लोग पेपर देने, विचार करो कौन सा पेपर, पेपर